नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की आबकारी नीति को लेकर। एक और मध्य प्रदेश सरकार का सपना था कि इस बार आबकारी से जो राजस्व आय है उसे 20% बढ़ा दी जाएगी, और यदि वाकई 20% आय बढ़ा दी जाती तो आज 22,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार के खजाने में होते। लेकिन मध्य प्रदेश की जो आबकारी नीति है, ऐसा लगता है कि उन्होंने अच्छा करते करते कहीं ना कहीं अपना पैर उठा के कुल्हाड़ी पे मार दिया, और आज स्थिति यह है कि लगभग 300 साढ़े 300 दुकानों का निष्पादन ही नहीं हो पाया है। जो दुकानें 31 मार्च तक पूरी नीलाम हो जाना चाहिए थी, उसमें से लगभग 300 साढ़े 300 दुकानें अभी तक नीलाम नहीं हुई हैं, और इनके जो ऑफर आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। कोई 30% माइनस कर रहा है तो कोई 70% माइनस कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की धड़कनें बढ़ी हुई है, इन दुकानों को कैसे चलाएं। फिलहाल वो विभाग के कर्मचारियों से दुकानें चलवा रहे हैं, और 2 अधिकारियों को छत्तीसगढ़ भेजा गया है केवल ये सीखने के लिए कि शराब की दुकानें सरकार कैसे संचालित कर सकती है। मैं एक बात और बता दूं, छत्तीसगढ़ में सरकार ने जब दुकानें संचालित की तो आबकारी विभाग के लगभग 30 अधिकारी जेल गए। आप समझ सकते हो कि मुझे कुछ नहीं कहना, यदि आप सरकारी कर्मचारियों को दुकानें चलाने पर लगा देंगे तो कहीं ना कहीं अनियमितता होगी, और आप पकड़ेंगे तो वो जेल जाएंगे। तो क्या मध्य प्रदेश के आबकारी अधिकारी इतने ज़्यादा ईमानदार और पाक साफ है कि वो दुकानें चलाएंगे, उनसे कोई अनियमितता नहीं होगी? एक प्रश्न है। लेकिन आज मैं केवल इस प्रश्न पे नहीं, मैं इस प्रश्न पर आ रहा हूं कि सरकार ने जो आबकारी नीति बनाई है, कि सिंगल शॉप की जो नीति बनाई है, पहले ग्रुप में लेते थे, एक ठेकेदार आसपास की 10, 15, 20 दुकानें ले लेता था, और उसके बाद में वो उस एक दूसरे की दुकान के सारे, यदि कोई दुकान घाटे में चल रही है तो दूसरे से फ़ायदा मिलता था। इस बार सरकार ने सिंगल शॉप पॉलिसी बना दी। इससे क्या हुआ कि जो दुकानें कमाऊ वाली थी वो चली गई उन्होंने, क्योंकि 20% प्लस रखा था। लेकिन जिन 400 दुकानों में आय की उम्मीद कम थी वो अटक गई, अब सरकार के गले की हड्डी बन गए हैं। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि इस बार सरकार ने, पिछली बार जो रेवेन्यू था वो 16,627 करोड़ था आबकारी विभाग का। इस बार सरकार ने 20% बढ़ा के 19,922 लगभग 20,000 रखा है। लेकिन सरकार के खजाने में अब तक कुल 16,848 ही आए हैं। मतलब जो पुराना रेवेन्यू था लगभग वही आया है, 200 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। अब ये 400 दुकानें जो देने की कोशिश हो रही है, ये माइनस जा रहा है। यदि ये माइनस जाता है तो सरकार की हालत क्या होगी? इन तमाम सारे मुद्दों को आज समझने की कोशिश करेंगे, और एक बात और समझेंगे। राज्य सरकार ने अपने 2 अधिकारी सस्पेंड कर दिए हैं, 2 जिला आबकारी अधिकारी, एक गुना और अशोकनगर का और एक बैतूल का। और ये आरोप लगाया गया है कि इन्होंने दुकानों की नीलामी में लापरवाही की है। आबकारी विभाग को नज़दीक से समझने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे इंदौर से मेरे मित्र हैं, और वो बड़ा साफ साफ लिखते हैं। नाम है भुवन तोष्णीवाल। विचार एक प्रयास करके इनका एक अखबार भी है, और इसके अलावा इन्होंने अभी यूट्यूब चैनल भी चालू किया है। उनसे समझते हैं सरकार की आबकारी नीति, क्योंकि सरकार की आबकारी नीति आप जानते हैं मुख्यमंत्री तक को जेल भेज देती है, हमने दिल्ली में देखा है। मध्य प्रदेश की पॉलिसी अलग उस रास्ते पे तो नहीं है, लेकिन हमारे सरकारी खजाने को एक बहुत बड़ा झटका जरूर लग रहा है, और 400 दुकानें, 300 से 400 दुकानें सरकार के गले की हड्डियां जरूर बन गई हैं। मैं सीधा जोड़ता हूं भुवन तोष्णीवाल जी से, और उनसे समझते हैं कि ये पॉलिसी अचानक कैसे बदल दी गई। भुवन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सरकार का एक सपना था कि हमें कैसे भी 20% बढ़ोतरी करनी है। वाकई यदि 20% का कैलकुलेशन करते तो लगभग 21-22 हज़ार करोड़ रुपए होता, लेकिन सरकार को तो अभी 17,000 करोड़ भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और ये जो दुकानें नीलाम नहीं हुई हैं वो गले की घंटी बन गए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आबकारी विभाग एक मैनेजमेंट वाला विभाग है, राजस्व संग्रहण वाला विभाग है। पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जहाँ पे प्रतिस्पर्धा हो, क्योंकि एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा वाला विभाग है। शराब का जो कारोबार है वो प्रतिस्पर्धा वाला काम है। मध्य प्रदेश की जो आबकारी नीति है, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा शून्य है। यहाँ पे अधिकारी विभाग अपने हिसाब से या किसी एक डिस्लर के हिसाब से व्यक्तिगत रूप से पॉलिसी बनाता है, जिसका उदाहरण है कि आज मध्य प्रदेश की आबकारी नीति जो है वो अन्य राज्यों के मुकाबले में असफल है।
आप उत्तर प्रदेश की पॉलिसी उठा लीजिए, वहाँ पे सैकड़ों हजारों दुकानें हैं और हजारों करोड़ों का रेवेन्यू, हमारे यहाँ से 3-4 गुना ज़्यादा रेवेन्यू है। राजस्थान की आप उठा लीजिए, तो ऐसा क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में वो पोटेंशियल नहीं निकल पा रहा है? यहाँ ना तो शराब की दुकानें बढ़ाई जा रही हैं, अवैध शराब की दुकानें चलती हैं, अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं। अगर सरकार इनको लीगलाइज कर दे तो ये जो पेकारी पे माल बिकता है, जो एरिया होता है, ये सब बंद हो जाएगा और सरकार को भी अपना रेवेन्यू मिलेगा। अच्छा, मेरे दर्शकों को एक शब्द मैं बीच में रोक रहा हूँ, क्षमा चाहिए। ये पेकारी शब्द आपने जो बोला है, पेकारी मैं सुनता बहुत हूँ जी। पेकारी एक्चुअली ये बुंदेलखंड और इधर ज़्यादा बोला जाता है। जो एरिया होता है, जैसे एक शराब दुकान का एरिया किसी एक क्षेत्र में है, उसके आसपास के जितने गांव हैं या जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे वो लोग एरिया बना के शराब बेचते हैं, एजेंट बना के शराब बेचते हैं, समानांतर, या तो उसको हम पेकारी के रूप में वो लोग संबोधित करते हैं। दूसरी बात एक और ये है कि एक बड़ी विसंगति है मध्य प्रदेश में कि यहाँ का ठेकेदार उत्तर प्रदेश में जाके ठेके लेता है, राजस्थान में जाके ठेके लेता है, झारखंड में जाके ठेके लेता है। छत्तीसगढ़ की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ तो सरकार खुद ही कॉरपोरेशन करके काम कर रही है, लेकिन उसकी रुचि खुद के ही प्रदेश में ठेका लेने में नहीं होती है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये पॉलिसी है। आज भी तकरीबन जैसा आपने आंकड़ा बताया कि 250 से 300 दुकानें अभी भी निष्पादन के बाहर हैं। नया वित्तीय सत्र शुरू हुए 13वां दिन गुजरा है आज। ये सब प्रक्रियाएं 31 तारीख तक हो जाती हैं और सरकार का एक रेवेन्यू सिक्योर हो जाता है। लेकिन आज भी ये स्थितियां हैं कि सरकार अपने हाथ खड़े करे हुए है और ठेकेदार असामंजस्य की स्थिति में है कि उसे काम लेना है या नहीं लेना है। नहीं तो अभी एक प्रश्न ये भी है कि अब सरकार करेगी क्या? ये 400 दुकानें सरकार खुद चलाएगी जो रह गई हैं, 300-400। मेरे पास एक्चुअली ये आंकड़ा 6 अप्रैल का है जिसमें इन्होंने 400 दुकानें कही हैं। दूसरा भुवन जी, एक बड़ा सवाल भी है, पहले मैं इसका उत्तर ले लेता हूँ। एक सवाल ये है कि आखिर सरकार की ऐसी जिद क्या है कि हम 3551 से 52 दुकानें नहीं करेंगे? मैं आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ कि सरकार सरकारी दुकानें चलाएगी क्या। अभी ज़रूर ये सब मॉडल जब फेल हुआ, सरकार की आबकारी नीति अभी फेल हुई, तो सरकार ने एक जो उप समिति होती है मंत्रिमंडल की, उसने एक प्रस्ताव दिया कि आप कॉरपोरेशन पर विचार करें कि निगम सरकारी दुकान चला सकती है क्या। तो आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ मॉडल को उठा के देखना चाहिए, जहाँ 34 से ज़्यादा अधिकारी आज भी जेल में हैं आबकारी के, जो दुकानें चला रहे, दुकानें चला रहे थे, जो कॉरपोरेशन चला रहे थे। तो अभी तो क्या हो रहा है कि एक व्यापारी और एक विभाग के बीच में समन्वय बन के काम होता है। वहाँ तो एक होलसेल अधिकारी के हाथ में सारी सत्ता आ जाएगी, वो अपनी मोनोपोली चलाएगा, वो उसको कौन सा ब्रांड बेचना है प्रदेश में, वो कंपनी और अधिकारी के बीच में तय होगा कि अधिकारी को किससे लाभ मिल रहा है। यही छत्तीसगढ़ मॉडल है और वो वहाँ पे फेल है। वहाँ के उपभोक्ताओं के साथ ठगी होती है कि उनको उनकी पसंद का ब्रांड नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में वो प्रयोग किया गया तो अभी जो भद पिट रही है उससे ज्यादा भद पिट जाएगी। बिल्कुल पिटेगी। दूसरा एक और मैं अपने दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, जो सवाल मैंने पूछा है उसी से संबंधित। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने सस्ती लोकप्रियता के लिए, मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान ने सस्ती लोकप्रियता के लिए 2 फैसले किए। एक फैसला उन्होंने किया कि मध्य प्रदेश में 10 डिस्टिलरी हैं, यानी शराब बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ है 10 है, 10 से हम 11वीं नहीं होने देंगे। लाइसेंस ही नहीं होने दिया, नई डिस्टिलरी खोलने की अनुमति नहीं दी उनने। दूसरा फैसला उन्होंने किया कि पूरे मध्य प्रदेश में 3551 दुकानें होंगी, 52 दुकानें नहीं होने देंगे। अब हम यदि पॉलिसी उत्तर प्रदेश की देखें, जहाँ 30,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू आ रहा है, हमारे यहाँ तो 20 भी नहीं हो पा रहा है पूरा, वहाँ पर यह फैसला उन्होंने छोड़ दिया है पुलिस पर, प्रशासन पर, कलेक्टर पर। और डिस्टिलरी वहाँ मेरे ख्याल है 30 से ज़्यादा डिस्टिलरी होंगी वहाँ यूपी में। उनका ये कहना है कि भाई यदि या तो शराब टोटल बंद कर दीजिए, और यदि शराब चल रही है तो अवैध शराब को रोकने के लिए सरकार को नई दुकानें खोलना चाहिए। और वहाँ पर कलेक्टर और एसपी थाने के लोगों से मिलकर ये तय करते हैं और सरकार को प्रस्ताव भेज देते हैं कि इस इलाके में अवैध शराब का कारोबार हो रहा है या लीगल दुकान खोल दी जाना चाहिए। 8 दिन में नई दुकान स्वीकृत हो जाती है। पर हमारे यहाँ लोकप्रियता 3551 से 52 दुकानें नहीं होंगी और इस कारण से ये अवैध शराब बिक रही है। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, जो आपने शब्द प्रयोग किया कि सस्ती लोकप्रियता के लिए, यह निश्चित तौर पर राजनीतिक मंशा का सवाल है, राजनीतिक विल पावर का सवाल है कि शराब दुकानें बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए।
डिमांड और सप्लाई का जो रूल है वो हर जगह लागू होता है। आज आप गुजरात का उदाहरण उठा लो, चाहे बिहार का उठा लो, जहाँ पे शराबबंदी है वहाँ पर सबसे अधिक शराब बिक रही है और उसकी पूर्ति निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश और अन्य राज्य करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 3,500 के समथिंग 3,551 दुकानें हैं। 3,500 के समथिंग मध्य प्रदेश में दुकानें हैं। क्या आबकारी आयुक्त, क्या वाणिज्यकर प्रमुख सचिव या मुख्य सचिव को ये दिखता नहीं है कि अवैध शराब बिक रही है, एरिया हो रहा है, गांव-गांव में शराब बेची जा रही है, एक्टिवा पर शराब बेची जा रही है, बोलेरो में भर भर के शराब बेची जा रही है। तो जब शराब बिक रही है और आप चाह रहे हो कि शराब बिके, सरकार खुद चाहती है शराब बिके, जब ही तो बड़ा के ठेके दे रही है, तो आप उसको लीगलाइज क्यों नहीं कर देते हो? आप उसको अवैध रूप से बेचने क्यों दे रहे हो? मतलब कहीं ना कहीं आपका संरक्षण है। ऐसा तो नहीं अवैध बिकने से ही अधिकारियों का कहीं ना कहीं और अधिकारियों बिल्कुल निश्चित तौर पे ऐसे कई आरोप लगते हैं। धार, झाबुआ, अलीराजपुर के जो ठेके होते हैं उनमें निश्चित तौर पे ये आरोप तो खुलेआम लगते हैं कि उसमें नेताओं का, अधिकारियों का हस्तक्षेप रहता है। तो सरकार को ठेकों की संख्या बढ़ानी चाहिए, जिससे अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगेगी, जहरीली शराब की बिक्री पर रोक लगेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश के ऐसे बहुत दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे शराब की दुकानें नहीं हैं, तो वहाँ पे एजेंट बना के काम हो रहा है। और ये जो रेवेन्यू तय होता है आज मध्य प्रदेश में, ठेकों की जो स्थितियाँ हो गई हैं, जितना रेवेन्यू बढ़ा के ठेके दिए जा रहे हैं, एक्चुअली में उतने की कीमत है नहीं उसकी, क्योंकि उतनी उसकी काउंटर सेल नहीं है, इसीलिए ठेके उठ नहीं रहे। ठेकेदार भी डिपेंड है कि मैं एरिया कर पाऊंगा, मैं अवैध रूप से गुजरात शराब बेच पाऊंगा, तो ही मैं ठेके लूंगा, तो मुझे फ़ायदा मिलेगा। ये विभाग भी जानता है और सभी जानते हैं। नहीं, एक बड़ा सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो डिस्टिलरी वाला मामला भी है कि 10 डिस्टिलरी से ये 11वीं नहीं होने देंगे। दूसरा मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो पॉलिसी फेल हुई है जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, डिस्टिलरियों वाला मामला ऐसा है कि कहीं ना कहीं मैंने जैसा शुरू में बोला था आपको कि मध्य प्रदेश की पॉलिसी सरकार नहीं बनाती, अधिकारी बनाते हैं। अधिकारी बनाते हैं और डिस्टिलर बनाते हैं। क्योंकि अगर सरकार बना रही होती तो कहीं ना कहीं सरकारी राजस्व सुरक्षित हो जाता। आज की तारीख में सरकारी राजस्व का तो अता पता नहीं है, इतना माइनस जा रहा है। लेकिन डिस्टिलरों को देख लें हम, अधिकारियों को देख लें हम, उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है इस पॉलिसी में। क्योंकि इस पॉलिसी में जो ठेके हुए हैं उसमें न तो ठेकेदार को किसी तरह का रिलीफ दिया गया, एक माल जो उठाई का इनका जो क्लॉक रहता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो पॉलिसी है, देखिए पॉलिसी में तो मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सीएम सभी बैठते हैं। निश्चित उनको समझ में नहीं आ रहा कि इससे इतना नुकसान हो जाएगा। निश्चित तौर पे इसमें नए आबकारी आयुक्त को तो हम इसमें बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो अभी आए हैं, वो तो सिर्फ इसका क्रियान्वयन करा रहे हैं। तत्कालीन आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल इसमें पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी बनाई। वर्तमान प्रमुख सचिव अमित राठौर इसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो भी पॉलिसी में इन्वॉल्व थे और अभी भी हैं। और बाकी उप समिति, मंत्री परिषद की समिति को तो ये जो प्रस्ताव प्रेषित करते हैं वही पास हो जाता है, या जो भी राजनीतिक मंशा होती है, जो भी प्रेशर होता है उसमें पास होती है चीज़ें। तो 2 अधिकारी जो हैं, तत्कालीन कमिश्नर और वर्तमान प्रमुख सचिव, इस पॉलिसी के फेलियर के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। लगता है कोई कार्रवाई होगी इन पे? सरकार को इस पे कार्रवाई करना चाहिए, निश्चित तौर पे करना चाहिए। 2 अधिकारी सस्पेंड किए गए थे पिछले दिनों। देखिए, यही जो आपने बात करी, हम बात कर रहे हैं कि बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। आबकारी आयुक्त में जिम्मेदार प्रमुख सचिव और कमिश्नर है, और कार्रवाई आप कर रहे हो जिले के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी पर। एक जिला आबकारी अधिकारी का काम इतना होता है कि पॉलिसी जो बन के आई है उसको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कराने जितनी जिम्मेदारी है उसके हाथ में और कुछ भी नहीं है। ना ठेकेदार पे वो प्रेशर बना सकता है, ना कुछ कर सकता है। उसके पास ये है कि भैया जो कागज़ में पॉलिसी आई है उसको मेरे को इम्प्लीमेंट कराना है। जी। और जिन जिलों की आप बात कर रहे हो जहाँ पे 2 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, वहाँ पे तो 80%, 75% निष्पादन पूर्ण हो चुका था मध्य प्रदेश में, उसके बावजूद इनको सस्पेंड किया गया। जबकि वही आंकड़ा आप उठा के देखो, उसी दिन का आंकड़ा आप उठा के देखो, तो ऐसे कई जिले थे जिसमें नीमच, मंदसौर, आपका उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ पर 25%, 30%, 60% निष्पादन था। उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की आपने। तो इन 2 अधिकारियों को क्यों चुना गया कार्रवाई के लिए? जहाँ 75% और 80% काम ये भी गलत कार्रवाई हुई है निश्चित तौर पे। तो ये तो मौजूदा आबकारी आयुक्त जो दीपक सक्सेना जी आए हैं, दीपक सक्सेना जी को मेरी एक सलाह है कि उन्हें एक अच्छा सलाहकार किसी को नियुक्त करना चाहिए,
देखिए वो अधिकारी तो बहुत अच्छे हैं, नहीं, मैं अधिकारी उनसे मिला हूँ जबलपुर में, जो उन्होंने जी, नवाचार जी, किए और जो उनकी छवि है, एक ऐसे अधिकारी की है जो राजस्व के खजाने का बड़ा ध्यान रखते हैं। नहीं, निश्चित तौर पे दीपक सक्सेना जी एक अच्छे अधिकारी हैं, और पर ये है कि वो मिसगाइड हो रहे हैं। जो समझ में आ रहा है पिछले 10 दिन की कार्रवाई में, जो समझ में आ रहा है, लगातार जो चरणों में ठेके हो रहे हैं माइनस में, और जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जैसे अभी एक सोम डिस्टिलरी का मामला ही आप देख लें उठा के, उसमें भी कई डिसीजन इस तरह के लिए गए कि वो लोकायुक्त, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपने दे दिया। सोम डिस्टिलरी से दुश्मनी क्या है आपकी? से तो ऐसा लग रहा था कि सरकार ने तय कर लिया था कुछ भी हो जाए ये नहीं चाहिए। नहीं, एक्चुअली क्या है कि एक बोलते हैं ना कि जब आपका घड़ा भरा जाता है तो किसी ना किसी दिन उसको फूटना ही है। सोम डिस्टिलरी हमेशा लगातार विवादों में रही है, और वहाँ पे जो अधिकारी भी पदस्थ रहे हैं, उन जिलों में भी रहे हैं जहाँ पे डिस्टिलरियाँ रही हैं, वो भी कहीं ना किसी विवाद में निकल के ही उभरे हैं। और सोम डिस्टिलरी में कोई अधिकारी पदस्थ होना भी पसंद नहीं करता है। उसका कारण ही है कि वहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बड़ा एक अलग ही ट्रैक पे काम करता है। और निश्चित तौर पे अभिजीत अग्रवाल ने जो उस समय कार्रवाई की थी, तो वो सराहनीय कार्रवाई, एक बड़ी कार्रवाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है, अभी हाल फिलहाल में ही अगर आप देखोगे तो गर्मी का सीज़न अभी चल रहा है। ठेकेदार के लिए, लाइसेंसी के लिए ये जो 3 महीने होते हैं, अप्रैल मई जून के, ये सबसे पीक सीजन होता है, मतलब इनकी कमाई का सीजन होता है। और इसी सीजन में बियर सबसे ज़्यादा बिकती है मध्य प्रदेश में। लेकिन आज की तारीख में बियर की शॉर्टेज है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सोम डिस्टिलरी का लाइसेंस निरस्त है। 50% बियर की जो सप्लाई की डिपेंडेंसी थी वो सोम डिस्टिलरी पे थी। अब ये कहाँ से ले रहे हैं इस समय? अब आज की तारीख में तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि बाहर के डिस्टिलरों को तो अलाउ है नहीं, जैसे आपने बोला है, क्योंकि डिस्टिलरों का एक कार्टेल है जो बाहर के लोगों को अलाउ घुसने नहीं देता है। सरकार के साथ मिलके ऐसी पॉलिसी बना दी है हमने कि हम किसी बाहर वाले को एंट्री नहीं देंगे। अगर बाहर वाले की एंट्री हो जाएगी तो यहाँ पे सप्लाई बराबर हो जाएगा। तो आज की तारीख में जो चुनिंदा यहाँ के डिस्टिलर हैं उनको कोटा बांट दिया गया है। ये भी सरकार ने तय कर दिया है, ये भी विभाग ने तय कर दिया है। शॉर्टेज हो जाएगी बियर की। नहीं, सबसे बड़ी बात यह, जैसे जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि मध्य प्रदेश की पॉलिसी में प्रतिस्पर्धा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अभी जो बियर की सप्लाई की बात हो रही है, सोम डिस्टिलरी बाहर है तो उसका 50% का बोझ भी दूसरी डिस्टिलरी को उठाना पड़ रहा है। तो सरकार ने क्या करा है कि डिस्टिलरियों को कोटा बांट दिया है कि आप इस जिले में इतनी पेटी देंगे, आप उस जिले में इतनी पेटी देंगे, आप इस अब मुद्दा ये है कि अगर मैं कितनी भी पेटी देंगे, शॉर्टेज तो शॉर्टेज है। नहीं, अब जैसे उदाहरण के लिए मैं डिस्टिलर हूँ या मैं ब्रेवरीज वाला हूँ, मेरा कोई ब्रांड जो मैंने बड़ी मेहनत से मेरी टीम के साथ बैठ के बनाया है, मेहनत करके उसको मैंने सागर संभाग में इस्टेब्लिश किया है या रीवा संभाग में किया है। विभाग तय कर रहा है कि नहीं, आप वहाँ नहीं दोगे, आप वहाँ पे चुनिंदा दोगे, जबलपुर दो, आप जबलपुर दो, आप इंदौर दो। तो मेरा जहाँ ब्रांड बिकना है, मैं प्राइवेट आदमी हूँ, सही बात, मैं सरकार को रेवेन्यू दे रहा हूँ, ये मेरी स्वेच्छा है कि मेरे को मेरा माल कहाँ बेचना है। ये विभाग कैसे तय करेगा? ये तो प्रतिस्पर्धा आयोग के जो नियम है या जो उनके कानून है उसका उल्लंघन है शुद्ध रूप से। तो बताइए, यदि कोई हाईकोर्ट चलाया गया है तो इस मामले में सरकार की बहुत थू हो सकती है। अब मुद्दा वही है, इतनी थूथू होने के बाद भी क्या होता है कि ठेकेदार हो चाहे डिस्टिलर हो, कभी भी तालाब में रह के मगरमच्छ से बेर नहीं लेते हैं। बेर देख तो लिया सोम डिस्टिलरी का क्या हाल हो रहा है, तो वो बेर लेते नहीं है। हालांकि इंदौर के एक ठेकेदार हैं, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, इंदौर के एक बड़े ठेकेदार हैं सूरज रजक, जो थोड़ा राजनीतिक रूप से भी स्ट्रांग है और अच्छा काम है उनका, बड़ा काम है। उन्होंने ज़रूर इस पॉलिसी को लेके और जो समस्या है उसको लेके आबकारी आयुक्त को एक पत्र लिखा है। इसमें शुद्ध रूप से बताया गया है कि मेरे द्वारा इतने इतने ठेके आरपी पे लिए गए, आरपी से ऊपर लिए गए, जो रिजर्व प्राइस थे उससे ऊपर लिए गए, और आपने बीच पॉलिसी में सिंगल शॉप ला दी। तो मेरे जो बड़े ठेके थे उसके पास में आपने एक छोटी दुकान खोल दी है। तो मेरी जो लाखों करोड़ों की जो डेली का जो मेरे को आपको टैक्स देना है वो इसके कारण मैं डैमेज होऊंगा। ये एक हिम्मत वाला काम उन्होंने किया है, लेकिन दूसरे ठेकेदार उभर के ही नहीं आ रहे। भुवन जी, एक बड़ा अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल है। इस आबकारी विभाग में कई वरिष्ठ अधिकारी हैं। हालांकि तमाम आरोप लगते हैं क्योंकि ये नशे का कारोबार है तो आरोप स्वाभाविक है, लेकिन कई ऐसे अनुभवी और जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्होंने वर्षों वर्षों तक इस पॉलिसी को बनाया है, जिनको फील्ड का अनुभव है, जो वाकई जिसको अपन कहते हैं ना मास्टर माइंड। क्या इन लोगों की कभी सरकार ने कोशिश की इनसे बैठ के सलाह कर लें कैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ सकता है? बहुत से अधिकारी हैं, कुछ रिटायर हो गए होंगे, कुछ है। ये पॉलिसी बनाते समय क्या इन अधिकारियों से कोई डिस्कशन नहीं होता, केवल मनमानी? मैं तो ये कहता हूँ, आप तो रिटायर्ड अधिकारियों की बात कर रहे हो, वरिष्ठ अधिकारियों की बात कर रहे हो,
सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि जो जिले में बैठा अधिकारी है, वो अनुभवी है, जिसको उस पे अनुभव है। जी, जिसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो जिले की स्थिति से वाकिफ है, जो ठेकेदारों के संपर्क में रहता है, उनकी समस्या जानता है, आप उनसे सलाह लेनी चाहिए। एक फॉर्मेलिटी के लिए ज़रूर सलाह ली जाती है कि आपकी समस्या बताएं, लेकिन उस पर काम कितना होता है। एसी कमरे में बैठ के पॉलिसी बनाई जाती है और उसको ग्राउंड लेवल पे उतार दिया जाता है, इसलिए पॉलिसियाँ फेल होती हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल मेरा ये है, जी। आपको लगता है कि ये जो पॉलिसी इस बार बनाई गई है उससे लेके सरकार कहीं ना कहीं चिंतित है और अगली साल पॉलिसी बिल्कुल नहीं होगी? क्योंकि इस बार जो सरकार की थूथू हो रही है, मानसिक तनाव है, ये पॉलिसी 100% बदल जाएगी अगली बार? देखिए, निश्चित तौर पे कुछ परिवर्तन करने चाहिए। पॉलिसी बदलने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा ढांचा बदल दो, आप वो पॉलिसी लाएं जो ठेकेदार के हित की हो, क्योंकि वो आपको रेवेन्यू दे रहा है, 4 पैसे उसको बचना चाहिए, उसको प्रॉफिट होना चाहिए, तो ही तो वो ठेके लेगा, तो ही तो आपको इतना बड़ा बड़ा के रेवेन्यू देगा। और ये जो नेता लोग बिकवाते हैं अवैध शराब, बहुत आरोप लगते हैं, नेता इसके पर्दे के पीछे हैं, विधायक जी हैं, सांसद हैं, ऐसे आरोप लगते हैं, मुझे नहीं पता। अब ये तो क्या है कि रेत का कारोबार हो गया, शराब का कारोबार हो गया, खनन का कारोबार हो गया, ये सब बाहुबली वाले कारोबार हैं और इनके पीछे निश्चित तौर आप पे उन्हीं की वकालत कर रहे हो, ठेकेदारों की? नहीं, मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ। मैं हमें तो वकालत सरकार के खजाने की करना चाहिए। नहीं, मैं वकालत, सरकार के खजाने में कितना पैसा कैसे आता है? देखिए रविंद्र जी, मैं वही कह रहा हूँ आपको, अगर ठेकेदार के लिए पॉलिसी अच्छी बनेगी, एक रिटेलर के लिए पॉलिसी अच्छी बनेगी, तभी तो सरकार का खजाना भरेगा। उसके लिए पॉलिसी अच्छी नहीं है, इसीलिए तो आज जो पॉलिसी है, जो रेवेन्यू है, नेताओं का और उनका तो भरता रहेगा कि उसमें भी दिक्कत आएगी। देखिए, वो तो सब ऊपरी जितना अवैध बिकेगी उतना भरेगा उनका। अवैध रूप से तो सब चल ही रहा है। आज गुजरात मॉडल आप उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ शराबबंदी क्यों है, वहाँ शराबबंदी पे पाबंदी क्यों लगा रखी है। वहाँ करोड़ों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने ऐसे विषय पे बात की है कि जो वाकई मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से संबंधित है, मध्य प्रदेश सरकारी तमाम सारी योजनाओं के लिए जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो कहीं ना कहीं आबकारी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आज हमने भुवन तोष्णीवाल जी से बात की और ये बात पहली नहीं है, हम आगे भी इस बात को जारी रखेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से अब सरकार के 300-400 दुकानें सरकार के गले की हड्डी बन गए हैं, इस पे हम लगातार खबर बनाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के खजाने को जिस तरह से एक झटका लगा है, क्योंकि जो 22,000 करोड़ जाना चाहिए वो 17,000 करोड़ भी नहीं हो पा रहा है, तो इस बात को कौन कहेगा? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? तो ये हमारा एक हमेशा रहता है कि जो मध्य प्रदेश के ज्वलंत विषय है उस पर हम सरकार को जगाने का और सरकार को बताने का काम सदैव करते रहें और आप भविष्य में भी करते रहेंगे। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।